हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीरियोडिक मेंटोर। मैं हूं अंशु, आपका मेंटोर। ठीक है। अच्छा, कल जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, कल जो था मेरा वो था रदरफोर्ड का, ठीक है, एंड बोर्ड्स का मॉडल। ठीक है। इसमें तो आई होप कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं, क्योंकि मैं बाईलैंग्वेज सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये यूपी बीटी बोर्ड के जो परीक्षा है उसमें बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, और आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जो मेरा कंटेंट है उससे आप करके जाएंगे, 100% आपके नंबर आएंगे। इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा कि मेरे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है। कंटेंट जो है आपका प्रॉपर है, प्रॉपर एकदम जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है। और हो सकता है एक क्लास मैं आपकी ऐसी लूँगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? BTEUP। ठीक है। जो डिप्लोमा होते हैं, डिप्लोमा का फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री जो आती है, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, उसको लिखना कैसे है ये। हालांकि जो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है हमारा कि इसमें बैक बहुत आती है। पहले जो केमिस्ट्री होती थी वो लगभग 50 नंबर की होती थी, और उसमें पासिंग मार्क्स जो होता था वो 17 होता था। तो लड़कों को 17 नंबर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। ठीक है। लेकिन अब जो है केमिस्ट्री आपकी कितने नंबर की आएगी? 60 नंबर की आएगी, ध्यान रखिएगा। और 60 में से पाना होगा आपको 20 नंबर। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरल भी, कठिन आसान भी हो गया हमारे लिए, और पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है। पहले पेपर पैटर्न में थोड़ा सा अलग था। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आपको पेपर देखना है कि कैसा आता है कैसा नहीं आता है, तो आप डाल दीजिएगा सीधे वेबसाइट पे, गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा प्रीवियस ईयर BTEUP क्वेश्चन पेपर। ठीक है। जो वेबसाइट खुल करके आएगी उसमें आप जा करके देख लीजिएगा, दिसंबर 2024 का। ठीक है। और जो पहले पेपर हुए हैं, आप पुराने पेपर भी निकाल लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन के रेफरेंस मिल जाएंगे। ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको? रेफरेंस मिल जाएंगे, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है क्या, जैसे कि आपने थंबनेल में हमारे देख ही लिया होगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। और क्वांटम नंबर्स। हो सकता है कि थोड़ी सी ये क्लास लंबी होगी, मैं वैसे भी चाहता हूँ कि मेरी क्लास जो है वो आधे घंटे से ऊपर ना हो, बट जो भी है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको आधे घंटे के अंदर निपटा दूँ, क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक्स है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा हम लोगों के लिए, तो बहुत ही सही रहेगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाले बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ये देख करके ये ना सोच लें कि अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ है, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट में हमारे प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। हाँ, हालांकि अभी मैं नया हूँ यूट्यूब पे, लेकिन अनुभव है इस चीज़ का मुझे, बट ये क्यों आ रहा था, ये बार बार सही नहीं हो पा रहा था, मुझे क्लास भी रिकॉर्ड करनी थी। ये मैं आपको लिख करके बता दूंगा क्या है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, वो एक क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसको किसने दिया था? वर्नर हाइजेनबर्ग ने। किसने? वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। कब दिया था? 1927 में दिया था। ठीक है। इन्होंने ये बताया था कि इट स्टेट्स दैट it is impossible to simultaneously know the both exact position and the exact momentum or velocity of a particle such as an electron। ठीक है। मतलब ये है इसका कि एक साथ किसी भी पार्टिकल की अगर बात होती है, तो आप हमेशा समझिएगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है। किसी भी पार्टिकल का, यानी पार्टिकल मतलब होता है कण। ठीक है। कण, इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की यानी कण की एग्जैक्ट पोजीशन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? पोजीशन को हम लोग डिनोट करेंगे एक्स से। ठीक है। और मोमेंटम को हम लोग डिनोट करेंगे पी से। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक समय पे बताना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। और हम करेक्टली नहीं बता सकते। ठीक है। हम इसको लगभग ही बताएंगे,
उस लगभग को बताने के लिए ही इस फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज़ किया था, जिसका जो फॉर्मूला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, डी ब्रोगली के समीकरण से आया था सारी चीज़ें। डी ब्रोगली का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ये सब चीज़ें। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन खोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाके घबराए ना, क्योंकि बीटी बोर्ड में मैक्सिमम हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ये कंटेंट है। ठीक है, चलिए तो हिंदी में चलिए पढ़ते हैं। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, क्वांटम यांत्रिक यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक मूलभूत सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसे किसने दिया था, वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। कब दिया था, 1927 में दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस सिद्धांत में क्या था हमको जब यही नहीं मालूम रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। नाम से तो, हेडिंग से तो मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ हाइजेनबर्ग ने दिया था, वैसे भी बहुत लोगों को पूरा नाम नहीं मालूम होता, तो उनका पूरा नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। क्या नाम था, वर्नर हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो इस सिद्धांत में था, यह सिद्धांत कहता है कि किसी कण, अच्छा एक बात याद रख लीजिएगा, जब कण की बात होगी, किसकी बात होगी, कण की बात होगी, जब भी केमिस्ट्री में हम कण की बात करेंगे तो ये फंडामेंटल पार्टिकल की बात होगी। ठीक है, किसकी बात होगी, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, एंड देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल, आपको पता है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कौन कौन से होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जब इन्होंने बताया था 1927 में, ठीक है, तो खोज किस पे चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, सारी बातें चल रही थी इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या था, एक मूलभूत कण था। क्या था, मूलभूत कण, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल। और हम लोग वैसे भी जानते हैं कि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो याद रख लीजिएगा, केमिस्ट्री में जब भी कण की बात होगी यानी पार्टिकल की बात होगी तो हम किसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इनका कहना क्या था कि जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग, ठीक है, याद रखिएगा, ये सिद्धांत कहता है कि किसी कण की स्थिति और वेग या फिर संवेग दोनों को एक साथ सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या चीज़ छुपी हुई है। जब हम पढ़ रहे थे किसका मॉडल, बोर का, ठीक है, हमको मालूम चला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे, चारों ओर ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब इनकी लिमिटेशन की बारी आई, ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, बोर्स की। ठीक है, बोर्स की लिमिटेशन की बारी आई तो उनकी लिमिटेशन ये थी कि वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता था। इस वजह से इनके इस मॉडल में क्या हो गया था, लिमिटेशन लग गई थी। क्या लग गई थी, लिमिटेशन लग गई थी। ठीक है, दूसरी चीज़, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता था, कहता था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की यानी कण की पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। यानी कि जब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी संवेग से घूम रहा होगा, यहाँ पे घूम रहा होगा कि नहीं घूम रहा होगा, ये जो मोमेंटम था, कौन सा मोमेंटम था, मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, एंगुलर मोमेंटम था कि नहीं था, कोणीय वेग था कि नहीं था ना, एंगुलर मोमेंटम था ना, कोणीय वेग था ये। ठीक है, ठीक है, और उसकी पोजीशन, यानी कि जब ये मूव कर रहा है तो एक टाइम पे किसी ना किसी पोजीशन पे ही तो होगा ना। मान लीजिए अभी इस पोजीशन पे है, थोड़े से एकदम इतने से सेकंड के बाद ये इस पोजीशन पे आ गया, फिर इतने सेकंड के बाद इस पोजीशन पे आ गया, और हम देख रहे हैं कि इसका कंटिन्यू मोमेंटम है इसके पास, और इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, मोमेंटम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम क्या इसकी पोजीशन
और मोमेंटम क्या एक साथ हम फाइंड कर सकते थे? कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते थे? जैसे ही अगर हम इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे ही अगर हम इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी पोजीशन है, पता चला अगले ही मिली के मिली सेकंड में क्या होगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और मोमेंटम हमको ज्ञात नहीं होगा। और मान लेते हैं कि अगर हमने मोमेंटम ज्ञात कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमने मोमेंटम ज्ञात कर लिया तो क्या पोजीशन ज्ञात होगी? पोजीशन ज्ञात होगी? नहीं ज्ञात होगी। इसीलिए इनका यह सिद्धांत था कि दोनों को एक साथ सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। ठीक है, अर्थात यदि हम किसी कण की स्थिति को बहुत सटीकता से मापने की कोशिश करते हैं तो उसका संवेग के बारे में हमारी जानकारी उतनी ही कम सटीक होगी और इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी कि जब हम किसी कण की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि सटीक से जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि किसके बारे में? पोजीशन के बारे में, ठीक है, या फिर उसके संवेग के बारे में, यानी मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पोजीशन सही होगी तो मोमेंटम गलत हो जाएगा, मोमेंटम मान लीजिए हमारा लगभग सही होगा तो पोजीशन गलत हो जाएगी। यानी कि दोनों को आप सटीक तरीके से नहीं माप सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एक मैथमेटिकल रूप में लिखा गया था। इसको भूल जाइएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। मैथमेटिकल रूप में इसको हाइजेनबर्ग ने दिया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एच क्या था यहाँ पे? कौन बताएगा एच क्या है यहाँ पे? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ एच क्या है यहाँ पे, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। और प्लस आप लोगों को कमेंट में एच की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी होती है विथ यूनिट के साथ। एच होता है हमारा यहाँ पे क्या? प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है? एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन है। ठीक है, क्या है? पोजीशन है, यानी कि स्थिति है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थिति है। ठीक है, डेल्टा पी क्या है? संवेग है। क्या है? संवेग है। ठीक है, संवेग है, यानी कि मोमेंटम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। स्थिति में अनिश्चितता यानी कि क्या? डेल्टा एक्स। संवेग में अनिश्चितता यानी कि क्या? डेल्टा पी। ठीक है, और ये क्या है हमारा? एच। क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, यानी कि प्लैंक नियतांक। ठीक है, अच्छा एक लाइन और इम्पॉर्टेंट इसमें लिखी हुई है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि फिर आगे चलते हैं हम लोग। यह सिद्धांत दर्शाता है कि किसकी सूक्ष्म स्तर यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब बहुत छोटे लेवल पे, इतने छोटे लेवल के कि आपको माइक्रोस्कोप से वो लेवल मेज़र करना पड़ेगा, पर प्रकृति में स्वयं एक सीमितता होती है। हम किसी कण के बारे में सब कुछ पूरी तरह निश्चित रूप से नहीं जान सकते। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे ना तो सही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे इन केस अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका बीटी यूपी डिप्लोमा के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में बताइए। ठीक है, तो आप अगर इतना भी लिख देंगे और ये सूत्र लिख देंगे ना और इसकी वैल्यू लिख देंगे तो इतना आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, हालांकि इस पे एक आध क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे तो डायरेक्ट बनेंगे। ठीक है, आपको वैल्यू मालूम होगी, इसकी वैल्यू आप लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूँ, इसकी वैल्यू आप लोग लिख लीजिएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट होती है, 6.625 कि 65 याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁻34। अब यूनिट आप लोग बताएंगे इसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे क्वांटम नंबर्स। किसकी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं? क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम संख्याएं। सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक,
क्या है? क्वांटम नंबर। सबसे पहले तो मैं क्वांटम नंबर के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं। क्वांटम नंबर कहाँ से आता है? क्वांटम मैकेनिक्स का ही भी ये एक टर्म है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक टर्म है ये, ठीक है। क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम का मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा। क्वांटम, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी ना, वो एंट मैन देखी होगी, उसमें वो जो हीरो रहता है वो कहाँ चला जाता है? क्वांटम टनल में जाता है। वो क्वांटम टनल क्या होता है? बहुत ही छोटा टनल होता है, और उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि मतलब टाइम ट्रैवल वो कर सकता है, ठीक है। और ये बात सच है कि अगर ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के थ्रू अगर हम चलेंगे तो क्वांटम थ्योरी के थ्रू तो हमारा टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मान लीजिए हम छोटे हो जाएंगे बहुत, तो समय हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, कि फास्ट हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए हम लोग बहुत छोटे हो गए, ठीक है, और बहुत बड़े हो गए। तो जब हम लोग बहुत ही छोटे हो जाएंगे तो टाइम ट्रेवल हमारे लिए क्या रहेगा, बताइएगा। और बहुत ही जब बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे लिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अच्छा, बेसिक डेफिनेशन है कि क्वांटम नंबर है क्या, चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। मुख्य बिंदु, क्वांटम संख्याएं, ठीक है, क्या है? ये चार संख्याओं का एक समूह है जो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की अवस्था को पूरी तरह से परिभाषित करता है। कितनी सटीक बात लिखी गई है, ठीक है। बुक्स वगैरह में भी ये सब कंटेंट आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वांटम संख्याएं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। सिंपल भाषा में क्या मैं बोलूं? क्वांटम संख्याएं यानी कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। अच्छा, जैसे मान लीजिए, हालांकि मैं बहुत लोगों को बता भी चुका हूं, बट मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि एक व्यक्ति को ढूंढना है जिसका नाम है अंशु, ठीक है, इस व्यक्ति को ढूंढना है, तो क्या आप नाम से ढूंढ लेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी खोज लेंगे, ठीक है, खोजने के चलेंगे लेकिन बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो अंशु है ये इंडिया में रहता है, कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है, तो क्या आप पूरा वर्ल्ड आप घूमेंगे? पूरा वर्ल्ड घूमेंगे? नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो केवल आप इंडिया घूमेंगे। अब इंडिया भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर भी पोजीशन की हमको जानकारी नहीं मिल, तो फिर भी हमको पोजीशन की जानकारी नहीं मिल पाएगी। मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ कि इंडिया के उत्तर प्रदेश में रहता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहता है, तो क्या जानकारी मिल पाएगी? हाँ, उत्तर प्रदेश भी भाई अपने आप में बहुत बड़ा है, क्या हम उसकी जानकारी सटीक निकाल सकते हैं यहाँ से? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उत्तर प्रदेश के वो लखनऊ में रहता है, कहाँ रहता है? लखनऊ में, तो उसको ढूंढना आसान हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि उसका लगभग एड्रेस हमको मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यही है आपका क्वांटम नंबर। क्या है? क्वांटम नंबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा स्लाइड आगे हो गई थी, सॉरी उसके लिए, ठीक। तो यानी कि क्या है? क्वांटम संख्याएं ये चार संख्याओं का समूह है, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन या फिर कलेक्शन ऑफ, ठीक है, फोर नंबर या सेट ऑफ फोर नंबर्स दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी कि जो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की अवस्था को पूरी तरीके से परिभाषित करता है या फिर बताता है, ठीक है। किसमें? हाँ, एटम में, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थान, कक्षक की आकृति और स्थानिक अभिविन्यास को निर्धारित करती है, यानी करता है, सॉरी, ठीक है। दे स्पेसिफाई द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। सबसे पहली चीज़ क्या बताता है? एनर्जी बताता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा। लोकेशन बताता है, यानी कि किस जगह पे है। उस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, ठीक है, ये बताता है। और स्पेशियल ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है? स्पेशल ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है, यानी कि स्थानिक अभिविन्यास बताता है, ठीक है, स्थानिक अभिविन्यास बताता है, ठीक। चलिए, जिस प्रकार एक पता घर का स्थान बताता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे सदृश में था भी, ठीक है, हालांकि मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, बट कोई नहीं, ठीक है। जिस प्रकार एक पता घर का स्थान बताता है, उसी प्रकार क्वांटम नंबर्स एक इलेक्ट्रॉन की स्थान बताता है या फिर बताती है, ठीक है।
जिस प्रकार से आपका एड्रेस से आपके बारे में मालूम चलता है किस एड्रेस पे आप रखते हैं, उसी प्रकार से क्वांटम नंबर के थ्रू मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो 4 क्वांटम नंबर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली क्वांटम नंबर जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारी पहली क्वांटम नंबर है जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से भी जानते हैं, और इसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स हैं कुछ। ठीक है, की पॉइंट्स है उसको हम लोग पढ़ते हैं। की पॉइंट्स का मतलब होता है मुख्य बिंदु, यानी कि निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉन का मुख्य ऊर्जा स्तर या फिर शेल या मुख्य रूप से कक्षक के आकार को परिभाषित करता है। ठीक है, इसका जो प्रतीक है यानी कि सिंबल जो है वो क्या है? एन है। ठीक है, ये क्या डिटरमाइन करता है? द मेन एनर्जी लेवल। ठीक है, मेन एनर्जी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, यानी कि के एल एम एन, ये जो शेल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? ये जो शेल होते हैं यही आपके एनर्जी लेवल होते हैं ना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इसी सेल को निर्धारित करता है ये। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेल के नोटेशन भी यहाँ पे दे रखे हैं, के शेल, दूसरा एल, तीसरा एम एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका जो मान है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। और एक बात और, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं ग्रीन पेन से लिख दे रहा हूं हरी झंडी दिखाते हुए, इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, n की वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होगी। मैंने क्या बोला? n का मान कभी 0 नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? मुझे बताइए क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, अगर n का वैल्यू हम 0 रखेंगे दैट मीन्स कि वो परमाणु एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या वो परमाणु बन पाएगा? परमाणु बनने के लिए क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट होना चाहिए। कम से कम एक ऑर्बिट होगा, तभी तो हाइड्रोजन से स्टार्टिंग होगी, हीलियम से स्टार्टिंग होगी। होगी कि नहीं होगी? तभी तो एलिमेंट हमारे बन पाएंगे, तभी तो उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता पाएंगे हम। लेकिन अगर हमारा हमारा अगर ऑर्बिट ही नहीं रहेगा, ऑर्बिट ही नहीं रहेगा अगर, ठीक है, एन की वैल्यू अगर हमारी 0 हो जाएगी, तो क्या ये परमाणु एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो एन की वैल्यू हमेशा 0 नहीं होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू हमेशा होगी, नीचे आप लोग देखिए, एन की वैल्यू होगी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे शेल क्या होते हैं? के एल एम एन शेल होते हैं। ठीक है, होते हैं ना चारों सेल। अब सारे सेल के लिए वैल्यू क्या है? के के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन हो। ठीक, आप लोग हो सके तो साथ में नोट्स बनाते चलेंगे ना और समझते चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, और माफ़ कर दीजिएगा आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस फंसते हैं। 100% श्योर है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और आपको अच्छा खासा नंबर 3 से 4 नंबर या 5 नंबर दे करके जाएगा। और इसमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी फंस जाते हैं कभी कभी, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, या तो क्या कहते हैं 1 वर्ड में पूछ लेगा। ठीक है, या तो MCQ में पूछ लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्वांटम नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वांटम नंबर आपने कौन सा पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी कि मुख्य क्वांटम नंबर, जो कि क्या बताता है? मेन एनर्जी लेवल को बताता है या फिर शेल को बताता है। ठीक है, किसके? इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। और पॉजिटिव हमेशा होगी, निगेटिव कभी नहीं होगी, और n का मान 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी है हम लोगों की एजीमुथल क्वांटम संख्या। क्या है? एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एजीमुथल क्वांटम संख्या को कहते हैं दिंगशीय क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं? दिंगशीय क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या बताता है? आपकी आकृति बताती है। क्या बताता है? आकृति बताती है। क्या बताता है? आकृति, यानी कि शेप एंड सबसेल बताता है। अब बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया शेल के बारे में,
ठीक है, अभी आपने बताया शेल के बारे में। शेल क्या था आपका सर? KLMN था। अब सर सबसेल क्या है? सर सबसेल क्या है? सबसेल होता है आपका SP, D और F। ध्यान रख लीजिएगा इस चीज़ को। ये किसके बारे में बताएगा? सबसेल के बारे में बताएगा और उसका शेप बताएगा। क्या बताएगा? शेप यानी कि आकार। ठीक है, क्या बताएगा? आकार बताएगा। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, निर्धारित करता है क्या? मुख्य शैल या फिर भीतरी कक्ष उपशैल आकृति। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? L। ये L लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मान क्या होता है? L की वैल्यू जो रहती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, L की वैल्यू जो रहेगी इज ग्रेटर देन इक्वल टू L इज लेस देन इक्वल टू n-1। अब बोलेंगे सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर समझ गए आप? क्या होता है? क्या होता है भैया? ये ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि हमको शेप बताता है और सबसेल बताता है। ठीक है, शेप बताएगा क्या? उसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसको मैं पहले बाद में समझूंगा। पहले क्या कहते हैं, सबसेल बताएगा। सबसेल तो मुझे मालूम जानकारी है ना, क्या SP, D, F इन चारों में से कौन सा सबसेल रहेगा। ठीक है, जो L है यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 से बड़ी या फिर बराबर। ठीक है, और L जो रहेगी n-1 से छोटी या फिर बराबर रहेगी। दैट मीन्स कि अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 0 रख सकते हैं, रख सकते हैं? गलत, 0 नहीं रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, 0 नहीं रख सकते हैं। n की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे? 1। स्टार्टिंग 1 से करते हैं। n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? n-1 यानी कि 1 में से, ठीक है, 1 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 0। तो L की वैल्यू आ जाएगी 0। अब 0 क्या होता है भाई हमारा? ये ध्यान दीजिए, 0 क्या होता है? इधर रेड पेन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 0 जो है आपका कौन सा शेप बताता है? स्फेरिकल शेप बताता है। कौन सा शेप बताता है? स्फेरिकल। वेरी गुड। चलिए, अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे रखें 2, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? n-1 यानी कि 2-1 बराबर 1। तो L की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है भाई? L की वैल्यू 1 होती है तो हमारा p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और कैसा शेप होता है? डम्बल शेप होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए L की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं तो L की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3-1 यानी कि 2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? L की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल कौन सा रहेगा भाई? ऑर्बिटल कौन सा रहेगा? D ऑर्बिटल रहेगा। L की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल कौन सा रहेगा? D ऑर्बिटल रहेगा और इसका कॉम्प्लेक्स शेप रहेगा। बहुत जगह लीफ शेप भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? या डबल डम्बल भी कहते हैं इसको। ठीक है, लीफ भी कहते हैं, डबल डम्बल भी कहते हैं, DOUBL, डबल डम्बल भी कहते हैं। ठीक है, डबल डम्बल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर n की वैल्यू हम लोग रखते हैं नंबर 4, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4-1 यानी बराबर 3। ठीक है, L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो L की वैल्यू अगर 3 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? F ऑर्बिटल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका शेप क्या होता है? मोर कॉम्प्लेक्स शेप होता है, बहुत ही अत्यधिक जटिल आकृति होती है इसकी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू कैसे मैंने रखी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, L की वैल्यू कहाँ लाई करेगी ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे, वीडियो में बढ़ते हैं। तीसरी है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। क्या होती है? ठीक है, इसका मैग्नेटिक यानी कि ओरिएंटेशन बताता है। ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है। ठीक, निर्धारित क्या करता है? त्रिविमीय अंतरिक्ष में कक्षक का अभिविन्यास। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है L पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? L पे डिपेंड करती है। L क्या था हमारा? एजीमुथल क्वांटम संख्या। क्या था? एजीमुथल क्वांटम संख्या। ठीक है, अब क्या होती है चलिए समझते हैं, और इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। किससे? M से। ये L जो लिखा है इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है।
एम से, किससे, एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए एम का जो मान होता है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एम का जो मान होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एल से लेकर के कहाँ तक जाता है, प्लस एल तक जाता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, ठीक, अगर मान लीजिए एल की वैल्यू 1 आती है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, फिर बीच में 0, फिर +1। ठीक है, एल की वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, एम की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एजीमुथल क्वांटम संख्या पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, स्पिन यानी कि नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको, नाम से आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि स्पिन यानी कि घुमाव कैसा है। किसका घुमाव, इलेक्ट्रॉन्स का घुमाव भाई, इलेक्ट्रॉन्स का घुमाव। इलेक्ट्रॉन्स का घुमाव दो ही तरीके से हो सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज रहेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, याद रख लीजिएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एस से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, एस से, यहाँ पे वैसे मैंने लिख रखा है। ठीक है, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या। क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि क्या निर्धारित करता है, इलेक्ट्रॉन के आंतरिक कोणीय संवेग, जिसे अक्सर इलेक्ट्रॉन के अपनी धुरी पर घूमने के रूप में देखा जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन भरना है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हम लोग घुमाते हैं कि भाई वो अप डायरेक्शन में है कि डाउन डायरेक्शन में है, अप एरो है कि डाउन एरो है। अगर हमारा अप एरो है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर हमारा अप एरो है यानी कि स्पिन अप है, यानी कि इस डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +1/2 वैल्यू हो जाएगी। अगर हमारा एरो डाउन में है, कैसे है, डाउन में है, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, तो हमारी स्पिन क्वांटम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। ठीक है, अगर अप एरो है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ, साइन अगर अप है तो प्लस में, साइन अगर डाउन है, सॉरी स्पिन अगर डाउन है तो माइनस में। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही लिखा हुआ है इसमें कि दिस नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर ऑफ 3 क्वांटम नंबर। अब ये जो नंबर है, अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखो, ये नंबर तुम देख रहे होगे किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे तुम्हारी एजीमुथल क्वांटम संख्या जो थी किस पे डिपेंड कर रही थी, तुमको पता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, तुमको पता है, एजीमुथल पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है वो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होती है। क्या होती है, यह संख्या अन्य 3 क्वांटम संख्याओं से स्वतंत्र है, इसमें कोई भी किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, आपको बेसिकली बस ये याद रखना है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो इलेक्ट्रॉन आप बना रहे हैं, जब अगर ऊपर की ओर मुंह है यानी कि स्पिन ऊपर की ओर है तो वैल्यू क्या आएगी, +1/2 आएगी। ठीक है, और अगर नीचे की ओर है तो वैल्यू क्या आएगी, -1/2 आएगी, यानी कि स्पिन क्या होगा इसका, -1/2 होगा। ठीक है, तो ये था आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्या था हमारा भाई यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सॉरी, क्या था सबसे पहले यहाँ पे हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। सेकंड नंबर पे एजीमुथल क्वांटम नंबर था। थर्ड नंबर पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था। फोर्थ नंबर पे स्पिन क्वांटम नंबर था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यानी कि पहले में हमने किसके बारे में बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के बारे में। ठीक है, तो एन के बारे में क्या बताया था कि एन की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, एन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी, और भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि शेल कौन से रहेंगे, और मुख्य कक्ष बताता है K, L, M और N। ठीक है, K1 L2 M3 N4। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम संख्या दूसरी क्या थी हमारी, कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरी क्या थी हमारी एजीमुथल क्वांटम संख्या, यानी कि एल से हम डिनोट करते हैं। एल की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, एल की वैल्यू डिपेंड कर रही थी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0
इज़ लेस देन इज इक्वल टू n-1, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रही थी? n पे डिपेंड कर रही थी कि नहीं कर रही थी, है ना। यानी कि अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। n का मान अगर हम 2 रखते हैं तो l की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। n का मान अगर हम 3 रखते हैं तो l की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, डॉट डॉट इसके आगे, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे क्या था? तीसरे नंबर पे था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या था भाई? जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? m की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी? -l से लेकर के कहाँ तक जा रही थी? +l तक जा रही थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए वैल्यू l की वैल्यू हमारी कितनी थी? 1 थी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, 0 और +1, ठीक है। l की वैल्यू अगर हमारी कितनी थी? 2 थी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और चौथे नंबर पे क्या था हमारा? इधर लिख दे रहा हूँ नीचे, आप लोग देखिए। चौथे नंबर पे था हमारा क्या? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे थे। ये क्या बताता था? स्पिन बताता था किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अगर अप डायरेक्शन में स्पिन है तो वैल्यू कितनी आती थी? +1/2 आती थी। और डाउन डायरेक्शन में स्पिन है, ठीक है, स्पिन डाउन डायरेक्शन में है, इसको हम लोग कहते थे क्लॉकवाइज, CW लिख दे रहा हूँ। इसको कहते थे एंटी क्लॉकवाइज, ACW लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती थी हम लोगों की? -1/2 आती थी, ठीक है। तो ये था आपका क्वांटम नंबर, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसको आप लोग मैं PDF में दे दूंगा, उसी के एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। अब ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा कि प्रिंसिपल वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। और जो चीज़ नहीं आपको समझ में आती है उसको प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। और यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, ठीक है। सब कोई से मैं कहना तो वैसे नहीं चाहता हूँ, बट अगर आप लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा यार। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आई होप अच्छा लगा होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।